हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। तो चलिए हम इनकम टैक्स पढ़ रहे थे, आगे के क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। फर्स्ट हमने मेन हेड्स कवर कर लिया था, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में आज हमें पढ़ना है टैक्सेबिलिटी ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ओके, तो भाई रिटायरमेंट बेनिफिट्स में किस तरीके से हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, आपने देखो फर्स्ट पार्ट कर लिया होगा, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लेना। हम लोग सेकंड पार्ट में आते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स देखना शुरू करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होता है? एक एम्प्लॉय जब अपनी सर्विस पीरियड कंप्लीट करता है तो उसको रिटायरमेंट के समय उसके एम्प्लॉयर के द्वारा कुछ फैसिलिटीज दी जाती हैं, कुछ कंपनसेशन, कुछ अमाउंट दी जाती है। तो उस पर कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा वही हमें पढ़ना है। कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं? ग्रेजुटी मिलता है, पेंशन मिलता है, अर्न लीव मिलता है, कंपनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट और कंपनसेशन ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट, फिर अमाउंट रिसीव फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का पैसा आखिरी में जो मिलता है उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, टेक्निकल पार्ट है इस चैप्टर में, तो आपको ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना तो कैलकुलेशन ईजी है, बहुत लंबी नहीं है। मेनली ये 6 कॉन्सेप्ट हैं, तो इस चैप्टर में हमको ये 6 चीज़ें पढ़ना है। ओके, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रेजुटी से। ग्रेजुटी में क्या है भाई? सेक्शन 10(10) ग्रेजुटी में आता है, ग्रेजुटी इज अ पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई इन एप्रिसिएशन ऑफ द पास्ट सर्विस रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉई। ग्रेजुटी कैन ईदर बी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉई हिमसेल्फ एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट और द लीगल हायर ऑन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द एम्प्लॉई। या तो उसको ग्रेजुटी खुद मिलेगी, एम्प्लॉई अगर जिंदा है नहीं है तो फिर जो उसका लीगल हायर होगा उसको मिल जाएगी। क्लियर हो गया? तो ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई ऑन हिज रिटायरमेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज। देखो, एम्प्लॉई को अगर मिलती है तो सैलरी में आएगी, वेयर एज ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय द लीगल हायर ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉई शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये एक ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हिंदी में पढ़ाओ। देखो मैं अंग्रेजी में रीड कर रहा हूँ, पढ़ा तो हिंदी में ही रहा हूँ ना, तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी भाई। टेक्स्ट बुक जो है वो अंग्रेजी में है, चीज़ें तो मैं हिंदी में ही समझा रहा हूँ ना, ठीक है। However, in both the above cases, gratuity is exempted up to certain limit। भाई ग्रेजुटी जो है ना कुछ लिमिट तक exempted होती है under section 10(10). For exemption of death cum retirement gratuity, employees have been classified into 3 categories। भाई यहाँ 3 कैटेगरी में employees माने गए हैं। पहला है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज ऑफ लोकल अथॉरिटी। तो एनी डेथ कम एंड रिटायरमेंट ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय ऑल कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और लोकल एम्प्लॉइज ऑफ लोकल अथॉरिटीज फुली एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। ध्यान से सुन लो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई भी ग्रेजुटी मिलती है या लोकल अथॉरिटीज के एम्प्लॉइज को मिलती है तो वो फुल्ली एग्जम्प्टेड होगी। इवन इफ आफ्टर रिटायरमेंट ही टेक्स अप एन appointment in a private organization, the gratuity received by him from the government will exempted from tax। ध्यान से सुनो, वो रिटायरमेंट होने के बाद भी अगर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी नौकरी करता है तो जो ग्रेजुटी की अमाउंट है भाई उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर हो गई ये बात? तो इसको नोट कर लेना बिल्कुल। अभी पहले हमें उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कैटेगरी है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज क्या होगा? तो एम्प्लॉयज पहला सेक्शन आता है एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट। मान लो एम्प्लॉय जो है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जो ग्रेजुटी एक्ट को कवर करते हैं। तो द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट अप्लाइज टू दोज employees who are working in any establishment, factory, mine, salt field, plantation, port, railway or shop to do any skilled, semi skilled, unskilled, manual, supervisory, technical, clerical work। मतलब भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि वो ऐसी जगह काम करता है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन ग्रेजुटीज एक्ट को कवर करता हो। अब वैसे तो ग्रेजुटी एक्ट भी पढ़ा हुआ है मैंने, पर आपको अभी ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, तो एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट में कैसे निकालेंगे एग्जम्पशन की अमाउंट? यहां पर देखो, ये चीजें नोट करना है आपको, कॉपी में प्रॉपर नोट कर लो। तो यहां पर लेना है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्पशन। एग्जम्पशन क्या होगा? इन चारों में से जो सबसे कम आएगा। पहला पॉइंट है 15 डेज ऑफ सैलरी, 15 दिन की सैलरी। 7 डेज इन केस ऑफ सीजनल एस्टेब्लिशमेंट, छोटे छोटे जो सीजनल होते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट,
तो उस पे भाई 7 दिन की सैलरी लेना है। अब 15 दिन की सैलरी कैसे लेना है, देखो 15 days सैलरी बेस्ड ऑन सैलरी लास्ट ड्रॉन फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एंड पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 month। आप कहोगे सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है, भाई ये कह रहा है देखो 15 दिन की सर्विस, 15 दिन की सैलरी लेना है, और सैलरी कैसे निकालोगे, बेस्ड ऑन सैलरी लास्ट ड्रॉन फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। सैलरी जो है वो लास्ट ड्रॉन आएगी एवरी कंप्लीटेड ईयर, और एनी पार्ट एक्सेस ऑफ 6 month इज टेकन एज फुल ईयर। मेरी लाइनों को सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं। कोई भी 6 महीने से ज्यादा का समय होता है तो वो पूरा साल माना जाएगा। फॉर द एग्जाम्पल अगर वो नौकरी करता है 15 वर्ष 7 महीने, तो कंप्लीटेड ईयर कितना लोगे, इसको लोगे 6 महीने से ज्यादा हो गया ना तो 16 वर्ष माना जाएगा। 15 वर्ष 5 महीने नौकरी करता है तो 15 वर्ष ही होगा, लेकिन अगर 15 वर्ष 8 महीने कर रहा है तो 16 वर्ष माना जाएगा। तो इस लाइन को ऐसे ही है कि एनी पार्ट एक्सेस ऑफ 6 month इज टेकन एज फुल ईयर। ओके, देख लेना आप, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा है मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपए है, ध्यान से सुनना, पहले ये लिमिट 3 लाख हुआ करती थी, 2023 में अमेंडमेंट्स आ गया है तो अब ये लिमिट हो गई है 20 लाख रुपए। तीसरा है एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीप्ट, क्लियर है। तो इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वही आपका एग्जम्प्टेड हो जाएगा। तो टैक्सेबल कैसे निकालोगे, ऑलवेज रिसीव्ड माइनस एग्जम्पशन, ठीक है, रिसिप्ड माइनस एग्जम्प्टेड टैक्सेबल आ जाएगा। अब सैलरी का मतलब यहां पर क्या होता है वो भी देख लो जरा। मीनिंग ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब मंथली बेसिक सैलरी लास्ट ड्रॉन, फिर डीए वेदर द पार्ट ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब डीए लेना है चाहे वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट हो या नहीं हो, ठीक है। अब 15 दिन की सैलरी कैसे लोगे भैया, तो इट इज कंप्यूटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, सैलरी लास्ट मंथ सैलरी इंटू 15/26। आप कहोगे सर ये 15/26 क्यों ले रहा है सर, ये समझा दो जरा। भाई महीने में ना 4 संडे होते हैं तो वर्किंग डे 26 ही होता है, तो 15/26 ही करना है आपको, 15/26। क्लियर हो गया ना, ओके। थोड़ा सा और टेक्निकल चीजें देख लेते हैं, अभी समय है पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन तो आराम से करेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो इन द केस ऑफ प्राइस रिलेटेड एम्प्लॉई, ठीक है, सॉरी पीस रेटेड employees, 15 days salary would be computed on the basis of average of total salary। अब इन चक्करों में ज्यादा मत पढ़ो, ये जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब समझाऊंगा, एक साथ नहीं समझ पाओगे। तो हमने अभी क्या देखा, जो एम्प्लॉइज पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट को कवर करते हैं। अब हम देखेंगे कि एम्प्लॉय डज नॉट कवर्ड द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर वो ग्रेजुटी एक्ट कवर नहीं करता है तो 1/2 मंथ्स एवरेज सैलरी ऑफ ईच ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। यहाँ कंप्लीटेड लिखा है, यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा दिन नहीं लिया जाएगा, वो लाइन आगे समझाऊंगा मैं। और 20 लाख रुपए और एक्चुअल अमाउंट लिखी रिसीव्ड। तो अगर कवर्ड करता है तो 15/26 होगा, और जब कवर्ड नहीं करता है तो 1/2 हाफ महीने की सैलरी इंटू एवरेज सैलरी ऑफ कंप्लीटेड सर्विस ईयर। अब कुछ चीजें, इन ऑर्डर टू कंप्यूट द नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ओनली द कंप्लीट ईयर्स विल बी टेकन इनटू अकाउंट सर्विस ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर विल बी इग्नोर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है, मैं समझाता हूं। ये कह रहा है कि बेटा यहां पर आपको कंप्लीट ईयर लेना है, कोई एम्प्लॉय 20 वर्ष और 9 महीने काम करता है तो हम 20 ही लेंगे। क्लियर हो गया, जबकि कवर्ड वाले में 20 वर्ष 9 महीने को 21 लेते हैं। तो ये छोटी छोटी टेक्निकल चीजें हैं, आपको समझना है। यहां सैलरी का मतलब क्या होगा, कवर्ड वाले में, सॉरी नॉट कवर्ड में, सैलरी का बेसिक सैलरी प्लस डीए, ओके, इफ इट इज द गिवन एज द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अरे सर मजा आ गया इनकम टैक्स पढ़ने में, तो देखो कैसे भाई, अगर एम्प्लॉय ग्रेजुटी एक्ट कवर करता है तो वहां पर डीए कौन सा लेंगे, डीए चाहे अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो या नॉर्मल हो, लेकिन यहां पर कौन सा डीए लेंगे, अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और यहां पर कमीशन भी लेंगे, कौन सा, कमीशन बेस्ड अपॉन अ फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर अचीव बाय द एम्प्लॉई। क्लियर हो गया, तो ये दो टेक्निकल चीजें हैं। अब यहां से बहुत मजेदार वो इनकम टैक्स हो रहा है, स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा एग्जाम में, कैसे होगा देखो जरा। अब पता चला डीए दे दिया अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय, और आपको अब ये कंफ्यूजन होगा किसमें क्या लेते हैं, तो ये क्लियरिटी बहुत जरूरी है बिफोर एग्जाम। क्लियर हो गया, तो इन सबको, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं इनकम टैक्स पढ़ाने के बाद ना 1 शॉट वीडियोस बनाऊं हर चैप्टर के, हर टॉपिक के, तो आप बस वो टॉपिक पढ़ के चले जाओ, मैं ऐसा देखूंगा। क्लियर हो गया,
चलो जरा सर, अब ये बोल रहा है कि अगर एक एम्प्लॉयर से ज्यादा से हमको ग्रेजुटी मिलती है, वेदर, देखो भाई इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं समझा देता हूँ। एक एम्प्लॉयर से मिले या तुमको कई एम्प्लॉयर से मिले बेटा, तुमको क्या करना है, टैक्स कैलकुलेट करते समय उसकी जो मैक्सिमम लिमिट 20 लाख है उससे ज्यादा का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। और अगर तुमको पिछली बार पिछले एम्प्लॉयर से तुमने वो एग्जम्पशन ले लिया है तो वो 20 लाख से कम हो जाएगा। यही इस बात है, अंग्रेजी में यही लिखा है, पढ़ लेना। ओके, चलो जरा तो एट एक नजर में देखते हैं इसको कि क्या क्या चीजें मैंने अभी पढ़ाया है आपको। रूल्स ऑफ डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी एट ए ग्लांस, गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज के एम्प्लॉई हैं तो भाई पूरा फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर एम्प्लॉय जो है वो कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट होगा तो 3 पॉइंट लेना है। कौन कौन सा पॉइंट सर? 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, है ना। फिर 20 लाख और एक्चुअल रिसीव, 20 लाख एक्चुअल रिसीव, यहाँ भी यहाँ पे 1/2 लेना है, 1/2 और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट नहीं लेना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो भी होगा 6 महीने से ज्यादा उसको पूरे साल में ले लेना है। ये चीजें भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। क्लियर हो गया ना। जो एवरेज सैलरी है वो 15/26 निकालते हैं ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी, और यहाँ पर सैलरी जो है 1/2 मंथ सैलरी विल बी बेस्ड ऑन द एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट ऑफ डेथ एज द केस में बी। उसके रिटायरमेंट के 10 महीने पहले की सैलरी का एवरेज निकाल करके उसका 1/2 लेना है। बहुत टेक्निकल है। फॉर कैलकुलेटिंग पीरियड ऑफ सर्विस नो पार्ट ऑफ ईयर शैल बी कंसीडर्ड। सैलरी का मतलब यहां पर क्या होता है, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर। जो सैलरी हम वहां पर लेते थे ना पीएफ कंट्रीब्यूशन में, वही वाली यहां पर लेना है। सर यहाँ पर सैलरी का मतलब क्या होगा, यहाँ पर बेसिक लेना है बेटा, डीए भी लेना है। सैलरी में बेसिक और डीए दो ही चीजें, कमीशन नहीं आएगा। और डीए कौन सा, कोई सा भी डीए। ओके, तो क्या मैं आपको इलस्ट्रेशंस करवाऊंगा? नहीं, मैं तो क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो भी अनसॉल्व्ड वाले। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन कौन करवाएगा सर? भाई खुद पढ़ लेना, मेरे को तो क्वेश्चंस करवाने हैं आपको। क्वेश्चन है कहां पर, कहीं ना कहीं तो होगा ही। चलो आराम से क्वेश्चन करेंगे। सर ये है लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हाँ सर यही है। ये क्या है भाई, प्रोविडेंट फंड पहले क्वेश्चन में कहां से आ गया? डियरनेस अलाउंस रिटायर्ड, ये हो गया। फिर ही ऑल्सो रिसीव 4 लाख फ्रॉम द यूआरपीएफ है तो पढ़ा दूंगा। हालांकि प्रोविडेंट फंड वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी पढ़ाया नहीं है आपको इस चैप्टर में, तो पहले मैं चारों कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं आपको कि क्वेश्चन कैसे दिए हुए हैं। देखो जरा, क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, तो मैं ना पहले एक काम करता हूँ, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ, क्योंकि बीच में देखो कुछ भी आ सकता है, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेंगे। क्लियर हो गया? ओके सर, ऐसा कर लेते हैं। तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा सर, ग्रेजुटी पढ़ लिया। अब आते हैं पेंशन पे, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ जरा, पेंशन। और इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, कैसे कैसे इस मतलब एग्जाम के पहले यही चीजें आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो पेंशन क्या होता है, देखो ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद जो है वो आपको हर महीने पेंशन मिलना शुरू होती है। पेंशन में एक कम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन भी होती है, इसके बारे में भी बताऊंगा मैं। तो पेंशन इज अ पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर आफ्टर द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द एम्प्लॉई एज अ रिवार्ड ऑफ पास्ट सर्विसेज। पेंशन, whatever pension is received by an employee, government or non-government, after retirement, it is chargeable under the head income from salary। तो चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सैलरी हेड में आएगा। If a person after serving in India retires and settles in a foreign country receives a pension on account of such services, such pension shall be deemed to occur and arise in India। और भाई ये बोल रहा है कि अगर आप इंडिया में नौकरी करते हैं और रिटायरमेंट के बाद बाहर चले जाते हैं, वहां से पेंशन ले रहे हैं, तो भी वो भारत में टैक्सेबल होगा। इसके लिए मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर पढ़ाया था, तो इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया होगा, इसलिए वो टैक्सेबल माना जाएगा।
चलो अब कॉम्पुटेशन ऑफ पेंशन निकालेंगे कैसे, देखो जरा। समटाइम्स द एम्प्लॉय वांट्स टू हैव अ लंप सम पेमेंट इन लिeu ऑफ पेंशन विच ही वुड हैव अदरवाइज रिसीव्ड मंथली। वो कहता है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर एक ऑप्शन देता है कि तुम या तो मंथली पेंशन ले लो या कंप्यूटेड वैल्यू ले लो, कैलकुलेट कर लो कि तुम आने वाले 20 सालों तक जियोगे, इतना इतना इकट्ठा ले लो। ओके, तो द लमसम पेमेंट विच ही रिसीव्स ऑन फॉर गोइंग द पेंशन, फिर उसके बदले मंथली पेंशन नहीं मिलेगी तुम्हें, है ना। तो ईदर फुल और पार्ट ऑफ इट इज नोन एज द कम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन। क्लियर हो गया, कम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। देर इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम द टैक्स सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग लिमिट्स। अब इसकी लिमिट्स हैं, देखो जरा सेक्शन 10(10)(a) क्या कहता है। एनी पेमेंट रिसीव्ड इन communication of pension by all categories of central or any state employees and employees of any local authority or any statutory corporation government employees, भाई आगे तो बताओ, is exempted, fully exempted from tax। तो देखो जरा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के, लोकल अथॉरिटीज और स्टेचुरी बॉडीज और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं, तो उनकी जो भी पेंशन है, कम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, वो एग्जम्प्टेड होती है फ्रॉम टैक्स से। ठीक है। ओ लो सर, ये तो पेज तिरछा हो गया, आप कैसे पढ़ाओगे सर पेंशन, आप बताओ क्या होगा। इस पेज को सही करना पड़ेगा, आप क्या करें। वैसे तो ये बड़े काम का पेज है, राइट। सो आई हैव अ बुक, मुझे लगता है कि आपके पास भी बुक होगी, तो भाई देख लेना, मैं यहाँ से समझा देता हूँ। ऑल्दो दिस चार्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये क्या लिखा है, अनकम्प्यूटेड या मंथली पेंशन टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज, और जो कम्प्यूटेड पेंशन होती है, यहाँ से समझा देता हूँ मैं। देखो, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एग्जम्प्टेड होती है, और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, तो अगर उसको ग्रेजुटी मिलती है तो 1/2 ऑफ द पेंशन इज एग्जम्प्टेड। देखो जरा, अगर बेटा ग्रेजुटी मिल रही है ना, तो उसकी आधी पेंशन एग्जम्प्टेड होती है, और अगर उसको ग्रेजुटी नहीं मिल रही है तो 1/3 ऑफ कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ द पेंशन इज एग्जम्प्टेड। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पेंशन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिल रही है तो एग्जम्प्टेड हो जाएगी, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिल रही है तो फिर क्या होगा कि अगर उसको ग्रेजुटी मिलती है तो 1/2, और अगर ग्रेजुटी नहीं मिलती है तो 1/3 ऑफ द कम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन इज एग्जम्प्टेड। रिसीव्ड तो अभी भी अलग होगा। तो ये पेंशन की कहानी थी, आपके बुक में दिया हुआ है। अब लीव का भी पढ़ा देता हूं मैं। लीव, मीनिंग ऑफ लीव सैलरी। लीव सैलरी मतलब 10(10)(a). लीव सैलरी का मतलब ये होता है अर्नड लीव सैलरी। आपको ड्यूरिंग जॉब हर महीने कुछ ऑप्शनल हॉलीडेज मिलते हैं। अगर आप उन ऑप्शनल हॉलीडेज को अवेल नहीं करते हैं तो वो एड ऑन होते जाते हैं। आप उनको सेल आउट भी कर सकते हैं, मतलब छुट्टियों को बेचना, आप सीधे सीधे भाषा में समझो। सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट, सबको मिलता है। जनरली पेड लीव जो होती है उनको आप सेल कर सकते हो। तो कई सारे लोग बचा के रखते हैं उसको ड्यूरिंग द जॉब और आफ्टर जॉब भी लेते हैं। तो चलो समझते हैं बुक की लैंग्वेज में कानून क्या कहता है। मीनिंग ऑफ लीव सैलरी, एज पर द सर्विस रूल एन एम्प्लॉय गेट्स डिफरेंट लीव्स। An employee has to earn leaves in the first instance, and only when he has leave to his credit he can apply for leave. If a leave is not taken within a year, it may lapse, or it may be encashed, or it may be accumulated, मतलब वो उसमें आगे छुट्टियों में जुड़ता जाएगा। The accumulated leave standing to the credit of an employees may be availed by the employee during the service time, or such leaves may be encashed at the time of retirement or leaving the job. Encashment of leave standing to one's credit is known as leave salary. छुट्टियां बचा करके रखो। मैंने तो वैसे कभी जॉब नहीं किया है, पर जो लोग जॉब करते हैं वो छुट्टियां बचा करके रखते हैं, फिर वो कैरी फॉरवर्ड होती जाती हैं, फिर आगे वो कहीं ना कहीं पैसा ले लेते हैं वहां से, या आखिरी में ले लेना, देखा जाएगा। चलो जरा, तो इनकैशमेंट ड्यूरिंग सर्विसेज, भाई इफ द एम्प्लॉई डज नॉट अवेल द अर्न लीव एंड रिसीव पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल बाय हिम while the continues to service in taxable in full, पूरा टैक्स लग जाएगा, बीच में लोगे। रिटायरमेंट के टाइम पर क्या होगा, if an employee receive payment in respect of any leave not availed by him on retirement या resignation, it will be exempted of the following limit। ठीक है, तो लिमिट्स देखो जरा क्या है, यही तो मेन पढ़ना है ना, क्या क्या है।
गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है भाई, तो इफ एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज द कैश इक्विवेलेंट टू द अर्न लीव एट हिज क्रेडिट टू at the time of retirement whether on superannuation of otherwise is fully exempted। भाई सरकारी नौकरी वालों की तो exempted है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में आते हैं तो ये 4 पॉइंट है, इनमें से जो कम होगा वो exempted हो जाएगा, ध्यान से सुनना। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में एनी पेमेंट और इनकैशमेंट ऑन अर्न लीव रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वेदर एंड सुपरएंडिशन और अदरवाइज, तो ये देख लो भाई 4 है। मीनिंग ऑफ यहाँ पर क्या है, पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बाकी तो आसान है। Maximum of 10 months salary on the basis of average salary drawn by the employee during 10 months immediately preceding his retirement on superannuation or otherwise death। फिर amount is salary on the basis of average salary of the approved period for which earned leave has not been availed। दूसरा मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट 25 लाख, ये सॉरी 25 लाख की लिमिट एक 24 मई 2023 से लागू हुई है, अप्लाई हुई है, और विद इफेक्ट फ्रॉम कब से, 1 अप्रैल 23 से। क्लियर हो गया, पहले ये लिमिट अलग हुआ करती थी। फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, तो अर्न लिव्ड ये आईएमपी है, इसमें क्योंकि अमेंडमेंट है तो इसका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और ये 20 के पॉइंट हैं, डिटेल में समझा दूंगा मैं, ठीक है। फिर अप्रूव्ड पीरियड अर्न लीव्ड क्या होता है, अर्न लीव्ड इज एंटाइल्ड कैन नॉट एक्सीड 30 डेज। 30 दिन का ही अप्रूव्ड पीरियड है भाई एक साल में, अगर ज्यादा मिल रही है तो फिर वो नहीं होगा, ठीक है। सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक प्लस डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर। तो अनलीव्ड फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर व्हेन द एम्प्लॉय रिसीव सच पेमेंट फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉई इन द सेम प्रीवियस ईयर, ये एम्प्लॉयर होगा, सॉरी, हाँ। द मैक्सिमम अमाउंट एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10AA will not exceed the limit so specified further where such employee receives such payments in one or more previous years, the maximum amount of exemption from income tax will not exceed the limit of specified as reduced by the amount received from former employer। आप कहोगे सर ये तो बहुत खतरनाक है, देखो यार इनकम टैक्स है, समझना तो पड़ेगा ही, है ना। आपको कोई टैक्स में प्रैक्टिस करना नहीं है, सवाल करने हैं, एग्जाम पास करना है, कोई एक्सपर्ट तो बनना नहीं है, तो ठीक है। अगर एक्सपर्ट बनना होगा तो फिर डिटेल पढ़ना पड़ेगा। चलो लीव इनकैशमेंट यहाँ से समझते हैं। तो ड्यूरिंग द सर्विस है तो टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज है, ओके। और अगर उसको रिटायरमेंट के टाइम पर मिलती है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एग्जम्प्टेड है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए 4 केसेस दिए हुए हैं। पहला है एवरेज सैलरी इनटू, अब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, है ना, ये बहुत खतरनाक है, ये मैं पढ़ाऊंगा जब सवाल करवाऊंगा। तो दूसरा है 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, तीसरा है 25 लाख की लिमिट और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। तो ये पहला वाला पॉइंट ही सीखना है आपको, ठीक है। वैसे बहुत खतरनाक नहीं है, देखो एवरेज सैलरी इनटू ये 30 दिन को गोली मार दो, नंबर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, है ना, और माइनस क्या कर रहा है, लीव्स एक्चुअली अवेल ड्यूरिंग द ईयर। तो यार वो तो देखो, ये तो मतलब डेज बोल रहा है ना। तो एवरेज मंथली सैलरी मान लो उसकी आई 10,000, डेज आ गया 30 दिन के एवरेज से, डेज आ गए मान लो 45 डेज, ठीक है। तो बस इसी का इंटू कर देना है, तो 10,000 इंटू 45, 4,50,000 ऐसा कह रहा है वो। यहाँ दिन निकालने हैं, तो इस फार्मूले के चक्कर में मत चलो, लिखा खतरनाक है, अंग्रेजी में निकालना आसान है, तो वो समझा दूंगा मैं। तो ये था कहानी लीव इनकैशमेंट की, जो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ये भी पढ़ लो जरा, 1010B, सेक्शन 1010B इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। मेरे तो एग्जाम में, सीए के एग्जाम में आ चुका है, तो मुझे तो हमेशा लगता है कि इसको बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। इसमें 5 लाख या कुछ की लिमिट है, वही बस देखना होता है। तो रिटेंचमेंट क्या होता है, छंटनी इसको हिंदी में कहते हैं भाई ना। उसको अगर वहां से छांट दे, निकाल दे, एम्प्लॉय बाहर कर दे, तो भी उसको कुछ बेनिफिट मिलता है। तो रिटेंचमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग, रिटेंचमेंट और अकाउंट ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस, बिजनेस बंद होने के कारण तुमको हटा दिया गया हो, है ना। फिर ट्रांसफर द सर्विस ऑफ अ वर्कमैन टू सम अदर एम्प्लॉय, और ये वो सब बाकी की बातें हैं। इसमें देखो जरा होना क्या, any compensation received by a workman under the Industrial Dispute Act 1947 at the time of retrenchment is exempted from tax to the extent of the least of the following amount। देखो क्या होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में या कहीं भी अगर तुम एक रेगुलर जॉब कर रहे हो, तुमको वहां से निकाल दिया जाता है, तो भी तुमको उसके बदले में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दी जाती है।
तो वो फॉलोइंग लिमिट तक एग्जम्प्टेड होती है, उसके बाद उस पर भी टैक्स लगेगा। तो 15 डेज सैलरी है ना, 15 days average pay for every completed year of continuous service and any part there for excess of 6 month। मतलब यहाँ completed year कौन सा लेना है, any part excess of 6 month is taken as full year वाला। ओके, तो पहला 15 डेज की सैलरी हो गई। दूसरा यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम अमाउंट 5 लाख रुपए है, अभी भी जब मैं पढ़ता था तब भी था। और एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड, द लिमिट गिवन अंडर सेक्शन 1010B शैल नॉट अप्लाई इन केस वेदर द कंपनसेशन इज रिसीव्ड अंडर एनी स्कीम अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन व्यू ऑफ द फालतू की चीजें हैं, देख लेना आप, ठीक है। एवरेज सैलरी यहां पर कैसे निकालोगे, तो इफ द वर्कमैन गेटिंग मंथली सैलरी देन ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी ऑफ लास्ट 3 कैलेंडर मंथ्स, 3 महीने की एवरेज सैलरी लेना है भाई। लेकिन अगर उसको वीकली मिलती है तो लास्ट 4 कंप्लीट वीक्स की लेना है, ठीक है। ये भी टेक्निकल पॉइंट है, तभी मेरे एग्जाम में आया था सीए वाले में। इफ द वर्कमैन इज गेटिंग डेली वेजेस अपॉन द बेसिस ऑफ वेजेस ऑफ लास्ट 12 फुल वर्किंग डेज, 12 दिन, ठीक है, 12 डेज। तो भाई ये थोड़ा सा टेक्निकल तो लर्न करना पड़ेगा आपको कि अगर मंथली सैलरी है, वीकली है या डेज में मिलती है तो एवरेज सैलरी कैसे लेंगे। यहाँ सैलरी का मतलब क्या होता है वो देख लो जरा। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट कि सैलरी का मतलब क्या है। सर सैलरी सैलरी तो बोल रहे हैं, तो फॉर दिस पर्पज द सैलरी और वेजेस मीन्स ऑल रेमुनरेशन capable of being expressed in terms of money which would be payable to a workman in respect of his employment or work done in such employment and include any allowances। भाई इधर मतलब मैं बोल रहा हूँ सब ले लेना, जितने भी अलाउंसेस हैं टैक्सेबल, सब परक्विजिट सुविधाएं का मत लेना, बोनस ट्रेवल जो भी है सब जोड़ दो, सैलरी आ जाएगी उसकी, ठीक है। ठीक है सर, फिर आखिरी में क्या है सर, ये प्रोविडेंट फंड का किस्सा है, ये भी समझा दीजिए सर। हाँ ये भी समझा देता हूं मैं, ध्यान से सुन लो। तो क्या हमको यहां से यहां तक पढ़ने की जरूरत है? नहीं सर, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप तो ये चार्ट पढ़ाइए सर, यहीं से हम करते हैं। चलो तो देखो जरा, लमसम अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। तो स्ट्रेचरी प्रोविडेंट फंड से मिलना, प्रोविडेंट फंड 3 तरीके के होते हैं जनरली, एक स्ट्रेचरी होता है, एक रिकॉग्नाइज होता है, अनरिकॉग्नाइज होता है। तो स्ट्रेचरी प्रोविडेंट फंड जो है उससे पैसा मिलता है वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा सभी के लिए। आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से एग्जम्प्टेड इफ सर्विस पीरियड वाज फॉर एटलीस्ट कंटिन्यूस 5 years or if the service period was less than account of his ill health or whether रीजन बियॉन्ड हिज कंट्रोल। 5 साल से ज्यादा का सर्विस पीरियड है, आरपीएफ से पैसा मिल रहा है तो एग्जम्प्टेड हो जाएगा। अब यूआरपीएफ में आते हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यही आईएमपी है, बाकी सबको छोड़ो, बाकी दोनों एग्जम्प्टेड है, ठीक है। तो बेसिकली आपको यूआरपीएफ का देखना है क्योंकि अनरिकॉग्नाइज्ड है, ये पता नहीं कहाँ पैसे डाल रहे हो तुम, है ना, रिकॉग्नाइज तो है नहीं, इसलिए यहां से जो पैसे मिलेगा वो देखो। तो इसमें एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम सैलरी और इंटरेस्ट ऑन अबव टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन जो हमारा खुद का है यार, तो उस पे काहे को टैक्स लगाओगे, मेरा पैसा है वो, तो एग्जम्प्टेड होता है, ये आईएमपी है, ये टेक्निकल है। इंटरेस्ट ऑन अब मतलब एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। जब फाइनल एग्जाम होता है ना तो बच्चे यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, सैलरी चैप्टर है तो सर सैलरी में ही तो आएगा, नहीं, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो उसकी सैलरी नहीं है, वो अदर सोर्सेस में चला जाएगा। क्लियर हो गया, किसका हिस्सा जाएगा, फिर से देख लो। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सैलरी में टैक्सेबल होगा, उसका इंटरेस्ट भी सैलरी में टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉय का खुद का पैसा है, एग्जम्प्टेड होगा सर, उस पर जो ब्याज मिलेगा वो कहाँ जाएगा, अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा, सैलरी इनकम नहीं मानी जाएगी उसकी। क्लियर हो गया, तो ये था लीव इनकैशमेंट, सॉरी लमसम पेमेंट ऑन प्रोविडेंट फंड। द चैप्टर फिनिश्ड हो चुका है, अब हमें करना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी करें या हम अगले वीडियो का वेट करें, आप लोग मुझे बताइएगा। एक चीज और बता दूं मैं, ध्यान से सुन लीजिए भाई, ये वीडियो मैं यूट्यूब पर भी चलो अपलोड कर दूंगा। तो जिन स्टूडेंट्स को इनकम टैक्स पढ़ना है, आप है ना, मैं बता रहा हूँ कई लोगों के एग्जाम भी आने वाले हैं, तो इनकम टैक्स पढ़ना है, जिनके एग्जाम भाई फरवरी मार्च अप्रैल में है वही लोग पढ़ना मुझसे। 2024-25 है ना, मैं अब कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पर क्लासेस करने वाला हूं। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो चल रहा था, तो देखो जरा
बुक का नाम मैंने बता ही दिया है। अगर आपको लगता है कि सर मेरी कोई दूसरी बुक है, मुझे पर्सनली भी पढ़ना है, तो मैं आपको हो सकता है टाइम दे दूं। 9425305335, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल बीच में करोगे तो डिस्टर्ब ही होगा, तो व्हाट्सएप पर कर लेना, एक बार मैसेज कर देना अगर इनकम टैक्स पढ़ना है। मैं जनरली किस बुक से पढ़ा रहा हूं, देखो जरा। साहित्य भवन पब्लिकेशन की एक बुक जो है डॉक्टर H.C. मेहरोत्रा की बुक है। ओके। और ये बुक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में चलती हैं, तो मैं इस किताब से पढ़ा रहा हूँ। ये कहाँ कहाँ पर जनरली चलती है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यूपी में कई जगहों पर चल रही है, उत्तराखंड में चल रही है ना, और भी कई जगह हैं, बिहार में है, कई यूनिवर्सिटीज में, दिल्ली में भी है। तो ये बुक जो है वो मैं इसी बुक से करवा रहा हूँ, साहित्य भवन पब्लिकेशन की है। अगर आपको किसी दूसरी बुक से पढ़ना है तो देख लो, अगर नहीं मिलता है, कुछ नहीं होगा तो बताना, हो सकता है मैं पढ़ा दूं, 2 4 10 20 बच्चे हो जाएंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, राइट। फिलहाल के लिए तो अगर आपको ये बुक से पढ़ना है, इसका कोर्स देखो मैंने बना के यूट्यूब पर वो अभी अपलोड करा है मेरे एप्लीकेशन पर। जितने की बुक आती है ना उतने का कोर्स होगा, उससे भी कम में, मतलब 550 रुपीज के आसपास में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा H.C. मेहरोत्रा का, जिसमें सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जिसमें अभी सैलरी तक का तो सब कुछ हो चुका है, हाउस प्रॉपर्टी और ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं करवा के देने वाला हूँ। ओके। प्राइस सिर्फ इतना है, तो इस कोर्स को आप हमारे चैनल से बाय कर, वो हमारा एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप कोर्स ले लीजिए। आपके लिए मतलब फिर कहीं इनकम टैक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया? और अगर ये अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। आप दोस्तों को शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं यूट्यूब पर कॉन्सेप्ट वीडियोस तो एटलीस्ट अपलोड ही कर दूंगा इसके, राइट, सारे उसके। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर अपने दोस्तों को भी बताएं। आप मेरा सपोर्ट करिए, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। ओके, सो थैंक्स फॉर करेक्टिंग। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।